आप सुन रहे हैं एक विलन की लव स्टोरी और भाग 3। और अभी तक आपने इसका भाग 1 भाग 2 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक और प्लान है, रूही के एक कहते ही तनु ने हैरान होते हुए पूछा। वो क्या है दी? तनु का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही तनु और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नज़र उतारते हुए बोली, अब लग रही है ना तू दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में तनु, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा ओबरॉय मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुई थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी की को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग रणधीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज़ चैनल की हाइलाइट्स इस शादी ही थी। कोई भी रणधीर ओबरॉय की शादी मिस नहीं करना चाहता था। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वहीं दूसरी तरफ तनु, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला गया। घर वालों तो मिशा की इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस तनु की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम आरव ओबरॉय था। ये रणधीर के पापा हैं जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्णव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। आरव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिसी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हा हा हा, वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछें कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अरव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो। मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, आप उस विलेन के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूँगी। इस पर आरव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है रणधीर को। अर्णव जी की बात पर मिशा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रणधीर के रूम में रणधीर अपने रूम में दूल्हे की गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रॉच लगा था। इस वक्त रणधीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा रणधीर की तरफ देखते हुए बोले, रणधीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर दिया है, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर रणधीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस कहानी के भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस कहानी के भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। रणधीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही रणधीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नज़रें सिर्फ रणधीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थीं। तभी मीसा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मीशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मीशा, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मीशा और रूही के बगल में खड़ी तनु भी इस वक्त एकटक रणधीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल विलेन है। दूसरी तरफ रणधीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र तनु पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रणधीर ने तनु को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करते मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा तनु से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर तनु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर तनु ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और तनु ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया। तभी रूही उन दोनों के बीच में ही रुकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहाँ की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गईं। इस पर मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई। तभी आर्नव जी ने तेज आवाज़ में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फ़ोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गईं और रणधीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतज़ाम भी कर दिया। तभी
रणधीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया रणधीर ओबरॉय से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान लें कि रणधीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। यह बात रणधीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए रणधीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर तनु ने हैरान होते हुए कहा, यार मिशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मिशा बोली, तू सही कह रही है यार। भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामे के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी रणधीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि रणधीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ तनु और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी शायद रणधीर उससे शादी कर लेगा। तभी रणधीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, रणधीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर रणधीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन रणधीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर रणधीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। रणधीर की बात सुनकर अर्नव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? रणधीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रणधीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे रणधीर शादी कर सकता था। संजना से शादी करने के सवाल पर रणधीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि रणधीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज़ आई, तुम ये क्या कह रहे हो रणधीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के रणधीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। रणधीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रणधीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा?
तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। रणधीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। रणधीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्नव जी बोले, रणधीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्नव जी की बात सुन के रणधीर तनु की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देखकर तनु मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये विलन हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। तनु और मिशा बात कर ही रही थे कि तभी रणधीर उनके सामने आया और तनु का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शौक हो गए। तनु को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो रणधीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, रणधीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? रणधीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। रणधीर की इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि रणधीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा रणधीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और रणधीर तनु को लेकर मंडप में बैठ गया। रणधीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं तनु अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस विलेन से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर कोई सपना देख रही हूँ। तनु ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख तनु समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी तनु हिम्मत कर कर रणधीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। तनु की ये बात सुनकर रणधीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे तनु डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही रणधीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन तनु अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख रणधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। तनु भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए रणधीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने रणधीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, जो कोमल जी ने आकर रणधीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और रणधीर ने वो तनु को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने तनु की मांग में सिंदूर भी भर दिया। रणधीर के तनु की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर तनु होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली,
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी शादी हो गई, वो भी इस विलेन से। मैं कैसे रहूंगी इनके साथ? तनु ये सब सोच ही रही थी कि तभी रणधीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद रणधीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्नब जी और कोमल जी को भी काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले ही से ही पता था कि रणधीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्नब जी रणधीर को टोकते हुए बोले, रणधीर, तुमने तनु से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए शादी वैलिड नहीं है। तनु की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्नब जी की बात सुनकर रणधीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब तनु के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब तनु 21 की होगी, शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। रणधीर की ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी तनु के पास आकर उससे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंदी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी तनु के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिशा को समझाते हुए बोली, मिशा, शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने तनु से कहा, तनु बेटा, रणधीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर तनु ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा तनु का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही तनु रुआसी आवाज में मिशा से बोली, पता है, मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा तनु की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तनु ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिशा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? तनु ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख लो, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, तनु बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि रणधीर के रूम में रहोगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस कहानी के भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस कहानी भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। तनु ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस विलन के पास रहने को कैसे कह सकती हैं? आप तो जानती हैं, जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूही भी रूम आते हुए बोली, तनु, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर तनु घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हो दी? शुभ शुभ बोली। तो रूही ने तुरंत तनु का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा,
तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा तनु की तरफ देखते हुए बोली, चली जा तनु, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्से हो जाए। तनु ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। तनु ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ रणधीर के रूप में की, की तरफ चली गई। क्या होगा जब तनु जाएगी रणधीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम तनु और रणधीर की इस शादी का? क्या तनु रह पाएगी रणधीर के साथ एक कमरे में? जानने के लिए देखिए अगला भाग, भाग 4। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।